Good morning everyone. Today we will take a new unit, history. This is first unit, events and process. This is section 1 of history. In this topic, first we will take French Revolution. This is chapter 1. Today we often take the ideas of liberty, freedom and equality for granted, but we need to remind ourselves that these ideas also have a history. The French Revolution led to the end of monarchy in France. A society based on privileges gave way to a new system of governance. The Declaration of Right of Man during the Revolution announced the coming of a new time. The idea that all individuals had right and could claim equality before part of a new languages of politics. These notions of equality and freedom emerged as the central ideas of new age, but in different countries they were interpreted of rather in many different ways. The anti-colonial movement in India and China, Africa and South America produced ideas that were innovative and original, but they spoke in a language that gained currency only from the late 18th century. Before starting this chapter, just we look an event. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस में एक बहुत ही भय आतंक का माहौल छाया हुआ था। ये माना जा रहा था, मतलब ये अफवाह फैली हुई थी कि जो किंग है उसने ऑर्डर कर दिया है कि वो सिटी में जाके लोगों के ऊपर ओपन फायर करने लगे। इसकी वजह से सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। Near about 7,000 men and women gathered in front of the town hall. लगभग 7,000 के करीब men and women gathered यानी इकट्ठे हुए टाउन हॉल के सामने, जो अपने आप में एक जनसेना, मिलिटिया का मतलब होता है जनसेना, कि अगर किंग के पास फोर्स है डजेंट मैटर, हम अपनी खुद की सेना बना लेंगे। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। जो फोर्सेस किंग की थी वो आती और ओपन फायर करती, उससे पहले ही वो लगभग 7,000 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने रास्ते में जितनी भी चीज़ें आई गवर्नमेंट की, उन्हें हथियारों के लिए तोड़ना शुरू कर दिया। वो आगे बढ़ते गए और बेस्टील, जो कि फोर्ट ऑफ किंग कह सकते हैं कि वो एक जेल की तरह से काम में लिया जाता था, आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ने के साथ ही वहीं पे उनको लगा कि हो सकता है जो एमिनेशंस हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, गोला बारूद। इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ बेस्टील वॉज किल्ड एंड द प्रिजनर रिलीज्ड। आगे बढ़ने के साथ ही उन्होंने अटैक कर दिया, लड़ाई हुई, कमांडर को मार दिया और बहुत सारे जो प्रिजनर्स थे उनको उन्होंने फ्री कर दिया। हालांकि ये माना गया कि वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, नंबर इन 7। अभी उनको जो फोर्ट ऑफ बेस्टील था वो बहुत ही उससे नफ़रत करते थे। क्यों नफ़रत करते थे? डेस्पोटिक पावर, बिकॉज डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि जो डेस्पोटिक यानी होता है निरंकुश, क्योंकि जो राजा था वो निरंकुश था, यानी कि जैसा वो चाहता था वही वो किया करता था। इसी वजह से लोगों को उस
किंग से बहुत ज़्यादा हेट थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो वहाँ गए, उन्होंने फोर्ट ऑफ बेस्टिल को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया और वहाँ के जो सेगमेंट्स थे, फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इनटू द मार्केट। और वहाँ पे जो होती ना थोड़ी कह सकते हैं कि जो जिसको बोलते हैं अवशेष, उनको उन्होंने बाज़ारों में बेच दिया। अब आपको लगेगा कि ये घटना क्यों हुई, किस वजह से हुई, इसका कारण क्या था। तो इसी कारण को जानने के लिए हम आगे पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसकी वजह से आज हम खुद अपने देश में यानी कि कंट्री इंडिया में डेमोक्रेसी लिए हुए हैं। हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें उसी रेवोल्यूशन से देखने और सीखने को मिली है। दिस इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट रेवोल्यूशन। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, अभी इसकी शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। उस वक्त जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो किसके अंडर में थी, किंग के अंडर में। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of king ascended the throne of France। 1774 में लुई 16 का मतलब क्या है, 16वें नंबर का राजा, जो कि बर्बन फैमिली को बिलोंग करता था, वो उसने राजगद्दी ली, असेंडेड द थ्रोन यानी वो राजगद्दी पर बैठा। उस वक्त वो कितने साल का था, 20 years old एंड मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, और ऑस्ट्रिया की प्रिंस के साथ उसकी शादी हुई ही थी। जब वो राजगद्दी पर बैठा तो उस वक्त क्या हुआ, उसको ट्रेजरी यानी क्या होता है, खजाना, वो एकदम खाली मिला। खाली क्यों मिला, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। बहुत लंबे समय से जो लड़ाइयाँ चली आ रही थी उसकी वजह से फ्रांस का खजाना खाली हो चुका था। इसके अलावा वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत, अब उन्हें क्या करना होता था, एडेड टू दिस वॉर द कोर्स ऑफ मेंटेनिंग एन एक्सक्वावेजेंट कोर्ट ऑफ इमेंस प्लेस ऑफ वर्सेल्स। अब उनको वहाँ पे कोर्ट में जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस होते थे वो भी करने होते थे। अंडर लुई 16 फ्रांस हैड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज। पहले से तो लड़ाइयाँ चली ही आ रही थी, और जब लुई 16 किंग बने उस वक्त उन्होंने अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को फ्री करवाया। उनकी 13 कॉलोनीज़ को फ्री करवाने की वजह से अब प्रॉब्लम क्या हुई कि उन्हें जो बचा खुचा मनी था, धन था, उसको भी खर्च कर देना पड़ा। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion ऑफ अ डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion। अभी क्या प्रॉब्लम हुआ कि उन 13 कॉलोनीज़ को फ्री करने की वजह से जो पहले ही वो कर्ज में डूबे हुए थे, अब उनके ऊपर और वो कर्ज बढ़ गया। डेब्ट यानी क्या होता है, कर्ज। अब वो $2 billion और भी इंक्रीज हो गया। Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loan। अभी जो lenders कौन होते हैं, उधार देने वाले। जो उधार देने वाले थे अभी वो लोग क्या करने लगे थे, उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ा दी थी। तो इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाने की वजह से और डेब्टनेस हो जाने की वजह से अब वो धीरे धीरे और भी कर्जे में डूबते जा रहे थे। तो अभी आपको लगेगा कि जब राजा ही कर्जे में डूब रहा था तो फिर इस कर्जे को चुकाएगा कौन। तो इसकी एक बड़ी वजह क्या थी कि इसको चुकाने के लिए यानी इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने टैक्स को इंक्रीज करने का सोचा। Yet even the measure would not have sufficient। French society in the 18th century was divided into 3 states। उस वक्त अगर हम देखें तो आप ये फिगर देखिए, फिगर 2।
उस वक्त फ्रेंच सोसाइटी कितने भागों में बटी हुई थी? 3 में। फर्स्ट एस्टेट क्लर्जी, सेकंड एस्टेट नोबिलिटी एंड रेस्ट ऑफ ऑल पर्सन किस में आते थे? थर्ड एस्टेट में। अभी आपको ध्यान से क्या देखना है कि जो किंग एंड देयर सबॉर्डिनेट्स यानी राजा और उसका जो भी परिवार होता था वो सेकंड एस्टेट में आता था, और जो प्रीस्ट होते थे, प्रीस्ट यानी जो चर्च में पूजा करने वाले, प्रार्थना करने वाले होते थे, वो फर्स्ट एस्टेट में आते थे, और बाकी बचे हुए सारे कॉमन मैन, सारे दूसरे लोग थर्ड एस्टेट में आते थे। The Society of Estate was a part of feudal system that dated back to the Middle Ages. The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. यानी अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? जो 1789 से पहले फ्रांस में क्या सिस्टम था उसके बारे में पढ़ रहे हैं। वो तो हमने एक इवेंट पढ़ा था, लेकिन उसकी वजह क्या थी उसकी शुरुआत हम अब यहाँ से कर रहे हैं। तो फिगर 2 अगर हम देखते हैं तो वो क्या शो करता है कि जो पूरी टोटल पॉपुलेशन थी उसमें से 90% तो क्या थे? पीजेंट्स थे। 90% पीजेंट्स थे, 90% पीजेंट्स थे। However, only a small number of them owned the land they cultivated. अभी उनमें से भी सभी के पास लैंड नहीं था, उनमें से सिर्फ 60% ही लोग ऐसे थे जिनके पास अपनी ज़मीनें हुआ करती थी। बाकी सारे लोग कहाँ काम करते थे? वो दूसरों के यहाँ पे वर्कर्स, एज ए वर्कर्स वो वर्क किया करते थे। Church and other richer member of the third estate. The members of the first two estates, that is clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. अभी जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग थे वो क्या करते थे? इन प्रिविलेज बाय बर्थ, प्रिविलेज बाय बर्थ यानी क्या होता है? जन्म सिद्ध अधिकार, यानी कि अगर वो नोबल फैमिली से है या क्लर्जी से है यानी फर्स्ट या सेकंड एस्टेट से है तो उन्हें किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करना होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जाम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द एस्टेट, यानी फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को कोई टैक्स नहीं देना होता था। नोबल फर्दर एंजॉय फ्यूडल प्रिविलेजेस, दीज इंक्लूड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। अब वो क्या करते थे? ये सारा जो खर्चा होता है ना, टैक्सेस, मनी, कलेक्शन ऑफ मनी, वो क्या करते? कहाँ से आता है? वो सारा वो थर्ड एस्टेट से कलेक्ट किया करते थे, थर्ड एस्टेट से कलेक्ट किया करते थे। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड दैट फ्रॉम द पीजेंट्स। जो चर्च थे वो भी क्या करते थे? टोटल प्रोटेक्शन होता था, डायरेक्टली वो किसको पे किया जाता था? फर्स्ट एस्टेट को। ऑल मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट। दिस इंक्लूड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेले एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच वर levied on article of everyday consumption like salt और टैबैको। जैसे अभी हम जो भी कंजम्पशन में जितनी भी मार्केट जाते हैं, जो भी चीज़ें लाते हैं, आपने देखा उस पर डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस लिए जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जो प्रोडक्शन होता था उस पर भी फर्स्ट और सेकंड एस्टेट क्या करती थी? टैक्स चार्ज करती थी, और वहीं पे जो डेली कंजम्पशन की गुड्स होती थी उनके ऊपर भी टैक्सेस चार्ज किए जाते थे। The burden of financing activities of the estate through taxes was borne by third estate alone. अब जो टोटल बर्डन था यानी कि एंटरटेनमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट, फीड अप एंड टोटल बर्डन ऑफ थर्ड एस्टेट। अभी क्या होता था कि जो टोटल जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन होता था उससे वो सिर्फ कौन पे करता था? ओनली थर्ड एस्टेट ही पे किया करती थी। Now we take next topic, the
स्ट्रगल टू सर्वाइव। अभी जो स्ट्रगल कैसे करती थी, यानी कि नोबिलिटी को कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, फर्स्ट एस्टेट को कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। अब जो कॉमन लोग थे, यानी जो रेस्ट ऑफ सिटीजन्स थे, वो क्या किया करते थे, अब हम इसके लिए पढ़ेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 million in 1715 टू 28 million in 1789। जो पॉपुलेशन जैसे इंडिया की इंक्रीज होती जा रही है ना, उसी तरह से 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी और अब 1789 आते आते वो 28 मिलियन हो गई। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है तो फूड ग्रेन का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है। तो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। अभी जितना भी प्रोडक्शन हो रहा था ग्रेन का, वो पर्याप्त नहीं था। जो लोग थे, जितने लोग थे, उन सब के लिए पर्याप्त नहीं था। वो सब कितना हो रहा था, कम होता जा रहा था। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ मेजोरिटी रोज रैपिडली। तो अब क्या होने लगा, जो प्राइस ऑफ ब्रेड थी, क्योंकि खाने वाले लोग ज़्यादा थे और जो प्रोडक्शन था वो कम था, तो धीरे धीरे ब्रेड की प्राइस इंक्रीज होने लगी। Most workers were employed as laborer in workshop whose owner fixed their wages। अभी आपने पहले देखा कि ज़्यादातर जो लैंड थी वो किसके पास थी, नोबल्स के पास थी या फिर रिचर्स के पास, यानी धनिक वर्ग के पास थी। गरीब लोगों के पास कुछ था ही नहीं। ज़्यादातर वो क्या करते थे, एज ए लैंडलेस वो फील्ड वर्क करते थे या फिर लेबर वर्क करते थे। कहाँ पे, कहीं भी जो धनिक वर्ग होता था या कहीं जो फैक्ट्रीज होती थी या कहीं दूसरे कामों को वो लोग किया करते थे, और उनका जो वेजेस होता था यानी पेमेंट होता था वो बहुत ही फिक्स होता था, बहुत ज़्यादा उनको नहीं मिला करता था। बट वेजेस डिडंट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस। अब 1789 आते आते पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो गई और प्राइस उनका इंक्रीज होने लगा, लेकिन जो लेबर की वेजेस थी वो इंक्रीज नहीं हो रही थी। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइडेंड। तो अब प्रॉब्लम क्या आने लगी थी, जो गरीब थे वो और भी गरीब होते जा रहे थे और जो अमीर थे वो और भी अमीर होते जा रहे थे, यानी दोनों के बीच में जो गैप था वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। अब आपको लगेगा रिच जो थे वो कैसे और अमीर होते जा रहे थे, वो जो टोटल प्रोडक्शन होता था उसे सेल करते थे, जो सोल्ड करते थे उससे उनको प्रॉफिट होता था। लेकिन जो गरीब थे उनकी वेजेस जो थी वो उतनी ही थी और इसकी वजह से उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, बल्कि उनको थोड़ी ब्रेड लाने के लिए भी बहुत सारा पेमेंट या उनको पे करना होता था। अब ये कंडीशन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। ख़राब कैसे हुई, Things become worse whenever drought or hell reduce the harvest। अब जो हार्वेस्ट होता है ना, मतलब जो भी प्रोडक्शन होता है उसकी कटिंग होती है, उस टाइम पे जो टोटल प्रोडक्शन था वो ओले सूखे और ओले की वजह से, जैसे आप सपोज करो कि अगर ड्रॉट आ गया यानी सूखा हो गया या ओले गिरने लग गए, तो जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो सब क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई। इससे और भी ज़्यादा संकट, क्राइसिस यानी क्या होता है, संकट, और भी ज़्यादा संकट खड़ा हो गया। समथिंग दैट ऑकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड गेम। ये माना जाता था कि ये उस टाइम पे बहुत ही कॉमन था। कॉमन क्यों था, क्योंकि जो किंग था, जो किंग रूल इन द किंग रूल, राजा के राज्य में क्या होता है कि जैसा राजा चाहते हैं वैसा ही होता है, और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों की ही सरकार होती है। इसी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना होता है कि जो लोग चाहते हैं वैसा गवर्नमेंट को करना होता है। लेकिन जो किंग मोनार्की सिस्टम होता है, किंग रूल को क्या बोलते हैं, मोनार्की। मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, ऑल वर्क डन अकॉर्डिंग टू किंग, किंग के अकॉर्डिंग सारा वर्क किया जाता है। तो अब क्या होने लगा था, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। अभी आपको इस चैप्टर का सीक्वेंस समझ में आ रहा है।
कि उस समय सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और प्रॉब्लम ये थी कि ट्रेजरी एम्प्टी होती जा रही थी, और उसके एम्प्टी होने की वजह से अब उन्होंने टैक्स को इंक्रीज़ करने को सोचा था। और टैक्स पे कौन करता था? ओनली थर्ड सोसाइटी। थर्ड एस्टेट जो थी वो ही टैक्स पे करती थी। उनकी कंडीशन और भी ख़राब होती जा रही थी। क्यों? कि एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही थी, और प्राइस ऑफ जो ब्रेड था वो इंक्रीज़ होता जा रहा था, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी। लेकिन जो उनका पेमेंट था, वर्किंग पेमेंट, वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा था। और इसके अलावा जब हार्वेस्ट टाइम आता था तो कभी सूखा हो जाता था, कभी ओले गिर जाते थे। तो इसकी वजह से गरीब लोग और भी ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। Subsistence crisis, an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered। कहा जा सकता है कि ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक लोएस्ट, यानी खाने के लिए एक इंसान को क्या चाहिए कि हम कह सकते हैं जो ब्रेड यानी चपाती होती है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन अगर एक चपाती या ब्रेड जो होती है वो भी धीरे धीरे उसकी पहुंच से दूर होने लगे, यानी कि इतना ज़्यादा संकट आ जाए तो क्या कहलाता है? सब्सटेंस क्राइसिस। Announce one whose name remains unknown। अनाम क्या होता है? जिसका नाम मालूम ही नहीं हो। Hope you will understood it easily. Thank you.